अब तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो भी योजनाएं हम लोग लाते हैं उसको नकल कर लेते हैं आप लोग, और मुख्यमंत्री के लिए तो उन्होंने कहा है कि महिलाओं के पास है अकल, नीतीश के पास नकल के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो योजना आप लोगों की ओर से लाई गई है, जिसके जरिए कल पहले के 10-10 हजार रुपए की महिलाओं के खाते में अब आप डालेंगे, तो महिलाएं पलट कर नहीं कहेंगी कि चुनाव में 1 महीने बाकी रह गए हैं तब आखिर बीजेपी ये योजना लेकर आ गई है। आप लोग भी तो इंतजार करते हैं ना इलेक्शन का, इलेक्शन आए फिर महिलाओं को फायदा दिया जाए, इलेक्शन खत्म बात खत्म। चित्रा जी, तथ्यों के आधार पे कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने रिसर्च टीम से पूछिए कि 2005 से पहले का मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इसके आंकड़े उठा करके देखिए, आपको अंतर और परिवर्तन पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको पता होगा बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां सर्वाधिक संख्या में हमारी बहनें पुलिस में हैं, न सिर्फ कांस्टेबल पे जबकि ऑफिसर्स के लेवल पे। बिहार में महिला थाना, महिला क्राइम अगेंस्ट वुमेन अगर होता है तो वो महिला थाने में जाकर के पुरुष से ज्यादा संवेदनशीलता महिलाओं में होती है। तो थाने में महिला में नंबर 1, पंचायत में आरक्षण पहली बार बिहार ने दिया, नौकरी में डोमिसाइल बिहार में पहली बार नीतीश कुमार जी ने दिया। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी के संदर्भ में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हो रहा है चित्रा जी, बिहार की 14 करोड़ जनता देख रही है। आज की महिलाओं की तो चिंता कर ही रहे हैं। माँ जानकी का भव्य मंदिर हमारे बनाने का संकल्प लिया था और उस मंदिर को पूरा भी किया गया है। माँ जानकी का भव्य मंदिर भी बन रहा है तभी जब चुनाव नजदीक हैं। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं तभी जब चुनाव नजदीक हैं। महिलाओं को पूरा फायदा दिया जाएगा तब जब आपकी सरकार बनेगी। 2-2 लाख रुपए जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी तो देख रखा था ना कि चुनाव तारीखें जब नजदीक आएंगी उसके ठीक पहले हम लोग अनाउंस कर देंगे, ताकि लोगों के जहन में जिंदा रहे ये बातें कि बीजेपी और जेडीयू ने कितना काम किया है। चित्रा जी, आपको पूरा अधिकार है काउंटर सवाल करने का, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप नीतीश कुमार जी और बिहार की राजनीति को लंबे समय से फॉलो कर रही हैं। ये एक ग्लोबली नोन फैक्ट है, पूरे विश्व में इस फैक्ट को स्वीकार किया जाता है, इस बात का सम्मान किया जाता है कि 2005 के बाद बिहार में साइकिल में हमारी बहनें चलती थी 2 चोटी लगा करके, ब्लू कुर्ता पहन करके। इसको विश्व के बहुत सारे देशों में रेप्लिकेट भी किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हम भूल गए हैं क्या चंपा विश्वास का केस? हम भूल गए हैं क्या शिल्पी जैन का केस? मैं खुद पटना का रहने वाला हूं। हमारी बहनें आती थी शाम में 6 बजे, तो माँ ने कहा कि आप छोड़ करके आइए। 100 मीटर सामने घर होता था जहां पे सीएम हाउस से तार जुड़ते थे महिलाओं के खिलाफ अपराध के, रेप के, नरसंहार के, वो सत्ता संपोषित महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न के मामले होते थे। आज बिहार कहां है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज बिहार में अग्रणी भूमिका 1.5 करोड़ से अधिक जीविका दीदी हैं, एंड दे आर द व्हीकल्स ऑफ डेवलपमेंट। चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, एक एक करके मैं टिप्पणी ले लेती हूं। डॉक्टर सूरज मंडल हमारे साथ जुड़े, मैं आरजेडी की प्रवक्ता जैसे आएंगे उनके पास जाऊंगी। पवन वर्मा जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सूरज मंडल जी, ये बात तो सच है ना कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई। उन्होंने कुछ हत्याओं का उदाहरण दिया कि महिलाओं के साथ क्या सुलूक होता था 2005 के पहले। महिलाओं के लिए 2006 में पंचायत स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण, पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण, सभी भर्तियों में 35% आरक्षण, शराबबंदी का कानून लागू कर सबसे ज्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचाने का काम किया गया, जिसके बाद हमने देखा था एक मुश्त वोट भी कैसे पड़े थे नीतीश के लिए। 2025 में अभी हाल ही में नौकरी में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण। सूरज मंडल जी, क्या काट है आपके पास? और कल तो 10-10 हजार रुपए भी उनके खाते में चले जाएंगे, कैसे हराएंगे? किस मुद्दे पर? महिलाएं तो ये मानकर चल रहे हैं कि एक मुश्त वोट करने वाली हैं एनडीए को। नहीं, ये आप मान रही हैं, और ऐसा अगर होता है तो हम लोग देखेंगे, आगे तो चुनाव होना है। लेकिन देखिए, 2 मुद्दे आपने इतने गिनवाए, मैं सिर्फ 2 चीजों को उठाना चाहता हूं। पहली बार जो आपने कहा कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो क्राइम का जो ग्राफ है, जो अभी हमारे प्रवक्ता महोदय भी बोल रहे थे कि बिल्कुल शून्य हो चुका है, वो क्या स्थिति आप देख लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो शिक्षा के बारे में बोल रहे थे कि जो अभी शिक्षा में रोज पटना में लाठीचार्ज हो रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, और उसमें सबसे अधिक प्रभावित है वो लड़कियां या महिलाएं हैं जो चाहती हैं, जो तमाम दिक्कतों के बावजूद पढ़ लिख ली हैं और चाहती हैं कि उनका भी कोई ना कोई ठिकाना हो। और तीसरा सबसे देखिए अहम बात है कि आप ये भारतीय जनता पार्टी बार बार बोल रही है, लेकिन क्या 10,000 रुपया दे देने से ठीक इलेक्शन के पहले और कहीं और दूसरा दल देता तो आप तो इसको ब्राइबरी कह देते। खैर, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जो हमारी बहनों को मिल रहा है बहुत अच्छा है, मिलते रहे।
लेकिन आगे मिलेगा कि नहीं उस पर बहुत बड़ा संशय है। अरे लेकिन इन लोगों ने जहां जहां ऐलान किया था, फायदा दिया महिलाओं को, महिलाओं ने जमकर वोट भी तो किया बीजेपी को। मध्य प्रदेश उठाकर देख लीजिए, बाकी हिस्से उठाकर देख लीजिए। नहीं, दिल्ली में ही देख लीजिए ना। उन्होंने कहा था पहले कैबिनेट में हम ये फैसला करेंगे, अब उसमें तमाम शर्तें जोड़ दी गई हैं। ठीक है। उसी तरह कहा गया था कि सभी को पक्का मकान मिलेगा, उसके बाद बुलडोजर चलने लगा। तो ये हम जान रहे हैं कि ये उस तरह का जो अभी जो राहुल जी ने और जो महागठबंधन के लोगों ने वायदा किया है ईबीसी का, उसकी तुलना जो है वो महिलाओं को जो दी जा रही है रेवड़ी, उससे नहीं की जा सकती। ठीक है, आपका ये कहना है कि रेवड़ी दी जा रही है। ठीक है, एक प्रभावी तरीके से मैं एक एक करके सभी की टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में आऊंगी पवन वर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए। आपने बहुत लंबा वक्त दिया जेडीयू को, ठीक है, और आपके समय में भी जब आप जेडीयू में थे, नीतीश कुमार की ओर से महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया। कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है, मेरे ख्याल से देश में ये पहली बार होगा जब किसी राज्य में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए, 75 लाख जिनकी आबादी है, एक मुश्त पड़ेंगे, उनके खाते में आएंगे। त्योहारों का मौसम है, दशहरा है, दिवाली है, उसके बाद छठ है। पवन वर्मा जी, क्या ये पैसे चुनावी परिदृश्य को बदलेंगे जिसको मानकर चल रही है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी? पवन वर्मा जी। नमस्कार चित्रा जी। ये प्रधानमंत्री जी का एक शब्द था रेवड़ी, और उन्होंने सख्त आवाज उठाई थी रेवड़ियों की। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण से आज उनकी सरकार एनडीए की जो बिहार में वो रेवड़ियां ही तो बांट रही है। आप खुद सोचिए, चुनाव के ऐन मौके पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आने के चंद दिनों पहले जी आप ऐलान कर रहे हैं तिजोरियां खोल दिए, ग्रैंड सेल लगा दिया है। हाँ। खैर महत्वपूर्ण बात यह कि जब बिहार की जनता के लोगों के पास से विश्वास उठ गया। आपने बात किया कि एक पार्टी कहती है तुमने हमारे प्लान्स की नकल की, दूसरी कहती है तुमने हमारे प्लान्स की नकल की। इस नकल करने में एग्जाम में बिहार फेल हो गया है। आप देखिए 10,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में भेजने का। किसी को यहाँ आंकड़ों पर बात करने की आप थोड़ी सी ट्रेनिंग दीजिए। इस समय बिहार पर ऋण जो है, बोरोइंग का पैसा जो ऋण पे लिया हुआ है, वो लगभग 4.25 लाख करोड़ हो गया है। प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। इस ऋण पर ब्याज चुकाने का खर्चा 63 करोड़ प्रतिदिन होगा। अभी इन वायदों को पूरा करने के लिए किसी तरह से भी चुनाव के पहले 16,000 करोड़ का ऋण लिया गया है। आप समझती हैं कि ये जो वायदे आज ये कर रहे हैं ये पूरा कर पाएंगे? बजटरी आधार ही नहीं है। अभी तो 2,000 करोड़ का इन्होंने वायदा किया और उनके पास डबल इंजन की सरकार भी तो है पवन वर्मा जी। हाँ, आप लोगों ने भी तो जनसुराज ने हर महीने 2,000 पेंशन देने का ऐलान किया है। आपकी भी बहुत सारी फ्री वाली योजनाएं हैं। आप कह रहे हैं उधर बटे तो रेवड़ी और जनसुराज बांटे तो वो फिर बिहार के कल्याण के लिए। चित्रा जी, पूछने के पहले खुद तो सोच लिया कीजिए, हम सरकार में हैं क्या? हम रेवड़ियां बांटने के उस स्थिति में ही नहीं है। पर जब वायदे करेंगे, अगर सरकार में आए जो कि आ रहे हैं, तो उसके लिए सुनियोजित ढंग से बजट में प्रावधान रखेंगे, आधार बनाएंगे और उसकी भी ब्लूप्रिंट तैयार है। ये लोग तो सरकार में हैं। 5 साल की नाकामियों को ढांपने के लिए चुनाव के ठीक पहले हर तरह के आनन फानन में वायदे किए जा रहे हैं। और मैं आपको बजटरी आधार अभी बता रहा हूं, 2,000 करोड़ खर्चा करके एक किस्त करिए, 28,000 करोड़ कहां से आएंगे? 4.25 लाख करोड़ का आपके ऊपर ऋण ऑलरेडी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन रेवड़ियों पर अगर आप न जाए तो ज्यादा अच्छा। और मैं तो इनको अनैतिक भी समझता हूं, असंवैधानिक भी समझता हूं। चुनाव आयोग का इसका संज्ञान लेना चाहिए और कुछ शर्मो हया नहीं तो अपने प्रधानमंत्री की बात तो माननी चाहिए जो कहते हैं रेवड़ियां गलत हैं। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। नवल शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है इतने सालों तक? देखिए, चुनाव के ठीक पहले आपको रेवड़ी बांटनी पड़ रही है, पवन वर्मा जी के शब्दों में। जी जी जी, बिल्कुल। मैं पवन वर्मा जी से शुरुआत करता हूं।
एक बार फिर से मैं बोलता हूं कि पवन वर्मा जी के लिए मेरे हृदय में काफी श्रद्धा का भाव है, लेकिन अभी इन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि पहले आप पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को डाटा की ट्रेनिंग दीजिए। मान्यवर पवन वर्मा जी, मैं भी आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंच चुका हूं, सिविल सेवा का इंटरव्यू मैंने भी दिया था। दुर्भाग्यवश कम नंबर के फासले से मैं पिछड़ गया और इस दुनिया में आ गया, राजनीति की दुनिया में। इसलिए आप भी थोड़ा स्वयंभू पांडित्य के दायरे से बाहर निकलिए और दूसरों की सत्ता को स्वीकार करना सीखिए। अभी आपने कर्ज की चर्चा की पवन वर्मा जी, मैं आपको बताता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक बिहार में सार्वजनिक ऋण अनुपात 30.5% पर आ गया है। अब है क्या कि एफआरबीएम एक्ट का तो आप नाम सुनते ही होंगे। एफआरबीएम एक्ट में कर्ज और जीएसडीपी अनुपात की सीमा जो है वो 40.8% तय की गई है। श्रीमान 40.8%, और बिहार में अभी कितना है? 30.5%। इसलिए आपकी बात प्रथम दृष्टया मैं खारिज करता हूं। मैं क्या, अर्थशास्त्रीय आंकड़े खारिज करते हैं। दूसरी बात, ये 5.5 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है बिहार सरकार के ऊपर, जो उन्होंने सवाल खड़े किए। 5.5 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता रहा हूं पवन वर्मा जी को अपने आंकड़ों के पुनर्परीक्षण की आवश्यकता है। और मैं देखिए, एफआरबीएम एक्ट जो होता है वो फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन एंड बिजनेस मैनेजमेंट एक्ट होता है, जो प्रत्येक राज्य में राजकोषीय घाटे की समय सीमा तय करता है और यह बताता है कि किसी भी राज्य में ऋण का अनुपात कितना होना चाहिए। ठीक है। तो बिहार पूरी तरह से राजकोषीय दशाओं का पालन कर रहा है और अभी उसकी स्थिति, उसका सेहत काफी बेहतर है। मैं रेवड़ी पर आता हूं। देखिए, नवरात्रि का दिन है और बिहार की मातृशक्ति पवन वर्मा जी के वक्तव्य को सुन रही है। बिहार की माताएं और बहनें जो कल लाभान्वित होंगी इस योजना से, वो सारी पवन वर्मा जी की बातों को गंभीरता से सुन रही हैं। तो पवन वर्मा जी, ये बताइए, क्या यह राशि माताओं को नहीं दी जाए? बिहार की माताओं को आप इसका खंडन करते हैं? सीधे सीधे बताइए। बोले पवन वर्मा जी। दूसरी बात, हाँ। आपको रेवड़ी लगती है? हाँ ना में जवाब ले लेती हूँ, फिर आप बोलेगा। हाँ ना में जवाब ले लेती हूँ, बोलिए। हाँ, मैं बिल्कुल लेता हूँ। हाँ। अगर मैं कहता हूँ कि जो बिहार की माताएं हैं उनकी आपको चिंता होनी चाहिए, और मैं ये भी साथ साथ कह रहा हूँ कि 5 साल से आप सत्ता में, अभी 1 मिनट सुन लीजिए सर, मैं बीच में तो नहीं तो बोला था। 20 साल से आपकी सरकार है, अलग अलग गठबंधन में। आपने माताओं के लिए क्या किया है अब तक? जब तक हमने ये मुद्दा और ये विषय उठाया नहीं था, 400 रुपए आप उन माताओं को देते थे जो 60 साल से ऊपर थी। 400 रुपए प्रति माह। जब हमने इस विषय को रेखांकित किया तब तो आपने उनकी पेंशन बढ़ाई। वो पेंशन बढ़ाई अब बिल्कुल एन मौके पे। इस साल, जिस साल चुनाव, चित्रा जी मेरी बात आपको मालूम है कि कुपोषण से, देखिए मैं बात कंप्लीट कर लूं सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चित्रा जी मेरी बात है। हाँ, अन्नाबल जी आ रही हूँ। हाँ, जल्दी से इनकी बात, जल्दी पवन वर्मा जी। जी मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। 1/3 बिहार की 14 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे है, जिसको एक वक्त की रोटी रोजी नहीं मिल रही है। उनमें माताएं नहीं है क्या? कुपोषण के वजह से, अनीमिया के वजह से, लैक ऑफ कैल्शियम के वजह से, जाइए आप बिहार में 50 साल के ऊपर महिलाओं की पीठ झुक चुकी है। आप माताओं की बात कर रहे हैं, वो बच्चे पालती हैं अपनी, और जब बच्चे बड़े होते हैं वो पलायन के लिए मजबूर होकर साल में एक बार उनसे मिलते हैं। ठीक है। तब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।